आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं कर्नल अजय कोठियाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कर्नल अजय कोठियाल एक ऐसा नाम है जिनको परिचय की ज़रूरत नहीं है। यदि आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो प्रत्येक व्यक्ति इनके नाम से, इनके काम से पूरी तरह से वाकिफ़ है, पूरी तरह से परिचित है। और आप सम्मानित सैन्य अधिकारी रह चुके हैं। बीते विधानसभा चुनाव 2022 में आप आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर गंगोत्री विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं और समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। सर, वर्ष 2013 के केदारनाथ आपदा में पुनर्निर्माण कार्य के लिए आपकी अहम भूमिका रही है। और कर्नल साहब, सेवा में शामिल होने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये एक नेचुरल प्रोसेस है देहरादून के युवाओं की कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी यहीं होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार कहीं ना कहीं डिफेंस फोर्सेस से जुड़े रहते हैं। और फिर मेरा तो खैर बैकग्राउंड, फादर भी पहले आर्मी में थे, फिर उसके बाद में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे, तो उन्हीं के साथ में हम क्योंकि रहे तो एक आपकी ना नेचुरल इंक्लिनेशन होती है। पर यह है कि एक कम एज में जो हम आर्मी में गए, उसके बाद आर्मी का जो मेरा एक 27 साढ़े 27 साल की जो नौकरी रही है, वो बड़ी एक मतलब मैं बोलूँगा एक अलग ही फ्रूटफुल, जो हर कोई अपनी ज़िंदगी में चाहता है उसके साथ में हो, उसे मौके मिले, वो सारे हमको मिले। टेररिस्ट मारने के, आतंकवाद के अलावा जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं जहाँ पे कि हर यंगस्टर की इच्छा होती है कि मैं जाकर के लड़ाई लड़ूं, उन चीज़ों के एडवेंचर में पर्वतारोहण हो गया, माउंट एवरेस्ट दुनिया का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, 40 लाख के करीब लगते हैं चढ़ने के लिए। पर फोर्स में रहने की वजह से और माउंटेनियरिंग फील्ड में रहने की वजह से मेरे को दो बार मौके मिले, दुनिया देखने को मौके मिले। यूनाइटेड नेशन जहाँ लड़ाई चल रही है, हिजबुल्ला, हमास और इसकी इजराइल की, वहाँ पे 1 साल डिप्लॉयड आप रहे हो। तो ये सब के सब ना, ये एक ऐसी प्रोसेस मेरे साथ में रही जो एक बड़ा अच्छा सा वो चला। हम क्लेम कर सकते हैं हमारी बॉडी में 2 गोलियां हैं, वो गोलियां लगी हुई हैं, किसी टाइम पे लगी थी, लेकिन आज तक भी उसे बोस्ट करने के लिए एक बहाना मिल जाता है, जो कि अंदर से एक आपको एक फील भी देता है, दूसरे आदमी को भी एक फीलिंग देता है कि बिल्कुल बहुत अच्छा। इसी बैकग्राउंड, इसी एक्सपीरियंस की वजह से हमको केदारनाथ में भी पुनर्निर्माण के काम में इनिशियल छोटे से काम को करने के लिए भेजा गया था। इंसिडेंटली मैं उत्तराखंड में उत्तरकाशी में है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, मैं वहाँ पे आया पोस्टिंग अप्रैल 2013 में। आपदाएं आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अचानक अप्रैल में मैं आया और जून में 16 जून को बड़ा डिज़ास्टर जो कि फेमस हुआ, उत्तराखंड सुनामी केदारनाथ डिज़ास्टर के नाम से। तो उसमें बस ये था कि क्योंकि मेरा फील्ड हमेशा रेस्क्यू, सर्च एंड रेस्क्यू, डिज़ास्टर, टेररिज्म, इन चीज़ों का रहा था, तो इसमें हम एक टीम बना करके और धीरे धीरे युवाओं को इकट्ठा करके आगे बढ़ते गए। तो उसके बाद में फिर क्योंकि केदारनाथ डिज़ास्टर था तो फिर एक चर्चा में भी आ गए, उसी चर्चा की वजह से फिर हम एक फेमस भी होते चले गए। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस अपने आप होती गई। सर, एक सैनिक के तौर पर आप भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं, अब समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। दोनों का मूल्यांकन करें तो क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? मैं ऐसे ही इनफॉर्मली अभी थोड़ी देर पहले योगेंद्र चौहान से बात कर रहा था कि अगर देखा जाए तो एक समाज सेवक जो होता है वो राजनीतिक नहीं बन सकता है। एक जो राजनीति की दुनिया में कोई पुरुष है तो वो ना समाज सेवा बोल सकता है, लेकिन वो समाज सेवक हो नहीं सकता है। वो कुछ इस तरीके की एक्सपेक्टेशन, इस तरीके की बनावट होती है। अब हमारा क्या है कि क्योंकि आर्मी में था पहले, तो एक आर्मी का ना एक सर्कल होता है जो पूरी लाइफ आपको उसी में कमिटेड रहता है, रखता है। अब मैं उस सर्कल से आया, उसके बाद सडनली जैसे अभी केदारनाथ पुनर्निर्माण की बात हो रही थी, तो हमने कुछ बच्चों की साथ में ट्रेनिंग देने की कोशिश करी। और क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से होता हूँ तो आर्मी में ज्वाइन कराने की ट्रेनिंग दी। अब वो एक अच्छी सक्सेसफुल सा मॉडल बनता गया। तो फिर हमें लगा कि ये तो मतलब कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, खाली दिशा देनी है, थोड़ा ठीक है फाइनेंशियली उसको ऑर्गेनाइज करना है। उस संस्था का हमने नाम रखा यूथ फाउंडेशन।
और उससे फिर सोसाइटी के साथ में हमारा इंटरेक्शन शुरू हुआ। फिर हमने समाज की और भी चीज़ें जो अच्छी लगी वो करते गए। शादीशुदा मैं नहीं, तो फिर एक वो अपने आप ही इन चीज़ों पे और एक मज़ा भी आना शुरू हो गया। अब उसी के साथ में कहीं हमें लगा कि अगर अपनी क्षमता से हम ये काम कर सकते हैं तो शायद अगर हमारे पास ये जो ऑफिशियल पावर, ऑफिशियल अथॉरिटी होती है, तो फिर इसको तो हम 100 गुना और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम क्लेम करते हैं कि हमने जो बहुत सारे काम करे, उसमें एक चीज़ है कि सरकारी नौकरी में, जैसे बोलूँगा बेल्टेड यूनिफॉर्म फोर्सेस में, प्राइमरीली डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, लेकिन उसके अलावा क्योंकि जो लड़कों की ट्रेनिंग होती है उसमें डिसिप्लिन, सेंस ऑफ स्मार्टनेस, फिटनेस, कॉन्फिडेंस, ये सारे आते हैं, तो वो लड़के कहीं ना कहीं अच्छा करते गए, किसी भी फील्ड में गए। तो उससे हमको एक चीज़ ज़रूर आई कि अपनी क्षमता में ये कर पा रहे हैं तो शायद किसी अथॉरिटी में जाएंगे तो ज़्यादा कर सकते हैं। उस अथॉरिटी में जाने के लिए कि ज़्यादा कर पाएंगे, हमको लगा कि राजनीति एक ऐसा फील्ड है, उस प्लेटफॉर्म से आप ज़्यादा कर सकते हो। तो वो एक हमारा प्रयास है। ये भी जानता हूँ, जैसे मैं अभी कह रहा था, रेलगाड़ी की 2 पटरियाँ, राजनीति और समाज सेवा, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छाई करनी है तो फिर आपको ना प्रयास भी करने की ज़रूरत है। वही प्रयास कर रहा हूँ कि वो दोनों की दोनों पटरियाँ कैसे जुड़े और दोनों के दोनों काम कर सकूँ, तो एक अच्छा सा एक फीलिंग आएगी। सर, उत्तराखंड में इस बार श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपदा आई हैं। वहीं अभी धराली में एक आपदा आई है, आपने भी वहाँ कार्य किया है, आपने समय दिया है वहाँ पर। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की बात करें तो किस प्रकार देखते हैं आप इस सबको? देखो क्या है, जो मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस से और एक जो दिखता है सामने, हिमालय है, यंग माउंटेन्स बोलते हैं, सेटलिंग प्रोसेस में है। मैं जब पहली बार माउंट एवरेस्ट गया था 2001 में, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट थी 8,848 मीटर। जब मैं सेकंड टाइम माउंट एवरेस्ट गया 2012 में, इंडियन आर्मी की लेडी ऑफिसर्स की टीम को लेकर के, तो उसकी हाइट थी 8,850 मीटर, 2 मीटर बढ़ गई है। तो हिमालय ना कहीं सेटल में कहीं बढ़ रहा है, कहीं कम हो रहा है, उससे कहीं ना कुछ तो होता रहेगा। अब हम हिमालय में रहने वाले लोग हैं, आपदाएं तो आती रहेंगी, लेकिन हम छोड़ के भी नहीं जा सकते इस जगह को। मतलब यहाँ से हमारी फीलिंग है, यहीं पे हमारे देवी देवता रहते हैं, हमारे पूर्वजों का एसोसिएशन है इस जगह से। तो हमें तो बस तरीके ये बनाने कि कैसे आपदा के कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स, आपदा आ जाए तो फिर आपके अंदर क्या एज अ कम्युनिटी क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एंड पोस्ट डिजास्टर आप ऐसी प्रोसेस कर सको जिससे कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस रहे और पहाड़ों से आपदा की वजह से लोग नीचे ना आ सके। आज विज्ञान की तरक्की हो चुकी है, लेकिन विज्ञान की अगर तरक्की हो चुकी है तो विज्ञान का इस्तेमाल होना चाहिए उन लोगों की मदद करने के लिए जो ऊपर आपदा से कहीं ना कहीं नुकसान या दुख या डिटेरियोरेट हो रहा है उनकी फीलिंग। इस चीज़ के लिए नहीं कि हिमालय जो है वो तो डेंजरस है, जियोलॉजिस्ट अपने नज़रिए से बोल रहे हैं जी। तो अगर कोई समझदार साइंटिफिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हमें हमारी सोसाइटी को बढ़ा करके आगे चलना चाहिए। इस बार आपदाएं थोड़ी ज़्यादा आई हैं। कुछ कहते हैं कि कुछ फिनोमिना होते हैं, जैसे मानसून ईस्टर्लीज हैं, एक टाइम पे आती हैं बरसात के लिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक टाइम पे आता है। 2013 में आपदा आई थी, दोनों के दोनों एक साथ आ गए थे, ईस्टर्लीज और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तगड़ी बारिश हुई सब जगह। वही प्रोसेस दोबारा आ रखी है। कहीं ना कहीं सरकार को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के, और जो इमीडिएट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, हमें तो सीख करके पूरे उत्तराखंड का हिमालय के सब स्टेट्स में एक मॉडल देना चाहिए कि हमने तो इतनी आपदाओं को एक्सपीरियंस कर लिया है कि अब इसमें रहने का तरीका औरों को कैसे सिखा सकें। उसमें हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं, ये मेरे को लगता है। इसमें कि हमें आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है। क्या मुख्य कारण रहा है धराली में आपदा का? देखो पानी बड़ा, आप तो सभी को है, वो सीटी बज रही हैं और सैलाब आ रहा है और दिख रहा है, एक वो जो वीडियो दिख रहा है, लेकिन उसमें साफ दिखता है कि पानी है, पानी के साथ में मिट्टी आ रही है, मलबा आ रहा है। पानी, मिट्टी, मलबा आने के जो बेसिक आजकल कारण देखे जाते हैं उसे कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, जिसकी जनरली परिभाषा ये है, ग्राउंड में परिभाषा ये है कि एक जगह हाई डेंसिटी तेज बारिश हो रही है, तो उस जगह ना क्योंकि वो ज़मीन उसे जज़ब नहीं कर पाती तो उसे क्लाउड बर्स्ट भी बोलते हैं, और उससे ज़मीन जो जज़ब नहीं कर पाती वो अनस्टेबल होकर के कहीं ना कहीं अनसेटल होकर के ग्रेविटी से आनी शुरू हो जाती है नीचे।
अब ऐसी ही बातें कहीं धराली के बारे में चल रही हैं कि किसी ने फोटोग्राफ देखी, साइंटिस्ट ने, जियोलॉजिस्ट ने, उन्होंने बताया कि ऊपर बादल फट गया। किसी ने, इसरो ने ऐसा बोला है शायद सैटेलाइट इमेजरी से। किसी ने बोला है कि ये जो है एक ऐसा फिनोमेना जो दोबारा वहाँ पे आ सकता है। तब धराली के लोग जो उस एरिया में रहते हैं, जिन्होंने 15-20 साल में अपनी मेहनत से धराली को खेती बाड़ी से बागवानी मॉडल में कन्वर्ट करा, वहाँ के सेब आज वर्ल्ड फेमस हैं। उन्होंने वहाँ पे साग सब्जी लगाना एक तरीका बनाया उस ऑल्टीट्यूड में, वहाँ की राजमा फेमस है। उन्होंने वहाँ के बच्चों को अपनी मेहनत से जो कमाई हुई उससे पढ़ा करके सेना में भेजा। धराली बिल्कुल मतलब चाइना बॉर्डर के साथ में है। उस गांव को वाइब्रेंट विलेज डिक्लेयर कर रखा है। उसी रूट से हमारा जो गंगोत्री धाम है, मतलब 4 धाम जो उत्तराखंड के हैं उसमें गंगोत्री धाम तो एक मेजर धाम है, जीवनदायिनी गंगा मैया, वो उसी धराली से निकलता है। तो ये सब के सब उस धराली के जो एक प्रोसेस रहे हैं, उसमें कारण बहुत सारे ऐसी बातें हो रही हैं। तो उन्हीं को देखने के लिए ना, इनफैक्ट मैं अभी 3 दिन पहले वहाँ से आया हूँ, तो वहाँ तो देख करके बड़ा साफ लग रहा है कि आई तो बड़ी डिजास्टर है, लेकिन कारण है कि जो दोनों तरफ जैसे घाटी होती है, घाटी में ना दोनों तरफ पहाड़ होते हैं, बीच में नदी होती है, नदी में तेज पानी आया तो पहाड़ का जो बेस है वो उसने काट दिया। इसे बोलेंगे टो इरोजन। टो इरोजन हुआ, ऊपर से स्लाइड आया, लेकिन वो इस टाइप का स्लाइड आ रखा है कि दोबारा जो है आने की उम्मीद जो फिजिकली मैं देख के आ रहा हूँ उसमें तो लगता है कि नहीं है। तो ऐसी प्रोसेस को हमने, लेकिन वाडिया इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, आईआईटी रुड़की के हैं साइंटिस्ट, यूथ हैं वहाँ पे, ये सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI है, और बहुत सारे जो जियोलॉजी में जो ना पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आज ग्राउंड पे एग्जिस्ट कर रहा है एक टेस्ट करने का, सीखने का एक लाइव मॉडल। इनको वहाँ ले जा करके इनकी भी नॉलेज बढ़े और ये अपनी नॉलेज से वो डिसीजन में आ सकें कि आपदा आ गई थी, कोई बात नहीं। धराली को तो हमने रिवर्स माइग्रेशन की प्रोसेस जब हम इनकरेज कर रहे हैं पहाड़ों में, तो धराली को तो हमने किसी ना किसी तरीके से लोगों को कॉन्फिडेंस में ला करके वहाँ पे वहीं सेटल करना है, और उसके लिए साइंस क्या मदद कर सकती है वो प्रोसेस देखने की जरूरत है। सर, उत्तराखंड में सैकड़ों युवाओं को आपने प्रशिक्षण दिया है और सेना में भर्ती कराया है। कितने युवाओं को अब तक प्रशिक्षण दे चुके हैं और कितने लोग भर्ती हुए हैं सेना में? ये ना एक ऐसी प्रोसेस है, जब 2013 में मैं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, वहाँ पे जब मैं एज अ प्रिंसिपल जब मैं गया, तो मेरे को वो 2 लोग आए लोकल कि आप पहले गढ़वाली हैं, यहाँ पे आ रखे हैं प्रिंसिपल, तो हमारे लड़के को फ़ौज में भर्ती कराओ। तो हमने सीधा समझाया कि फ़ौज में तो जुगाड़ होता नहीं है, ये जो पैसे पूसे का, मेरे को ऐसे लगा ऐसा बोल रहे होंगे। तो तब मैंने उनको बोला कि आपकी कोई डायरेक्ट सेटिंग हो सकती है, आप सेटिंग करो, जहाँ पैसे की ज़रूरत होगी मैं दे दूँगा। तो तब उन्होंने मेरे को बड़ा एक अच्छा वो दिया, मतलब सीधा ऐसे घूर करके कि हेलो कर्नल साहब, क्या बात कर रहे हो, हम आपसे क्या ये चोरी चारी की बात कर रहे हैं, हम तो आपको विश्वास में लेकर के बोल रहे हैं कि आप इतने पढ़े लिखे समझदार हो, एक्सपीरियंसड हो, तो आप हमारे लड़कों को ट्रेन करो। तो मेरे को लगा ये तो बड़ी अच्छी सी बात बोली पहाड़ी उसने, और मैंने फिर उन 2 लड़कों को अपने घर में रख करके उत्तरकाशी में ट्रेन करना शुरू करा। देखा उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी, टाइमिंग दौड़ने के अच्छे होने शुरू हो गए। तो फिर मैंने ऐसे 32 लड़के सेलेक्ट करे आसपास से उत्तरकाशी में, उनको ट्रेन करना शुरू करा। वहीं खाना पीना होता था, रोज वो बंदर आते थे तो पत्थरों से बंदर को भगा रहे हैं, वो भी ट्रेनिंग का हिस्सा हो गया। अब आई भर्ती, जब भर्ती में वो गए तो 32 में से 28 लड़के आर्मी में सेलेक्ट हो गए। तब हमें दिखा कि ये तो एक बड़ा सक्सेसफुल सा मॉडल है, जिसमें हम दिशा देने के लिए पूरी जानकारी और एक्सपीरियंस रखते हैं। फौज में मैं इंस्ट्रक्टर ही रहा हूँ हर उन जगहों पे जहाँ पे की ट्रेनिंग होती है। अब मिलिट्री ट्रेनिंग अगर आप जानते हैं तो यहाँ कोई मुश्किल नहीं है। फिर हमने धीरे धीरे ऐसे कैंप चलाने शुरू करे, तो आज हमारे कोई 8 कैंप हैं इसमें उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पे परमानेंट, और 2 कैंप हैं फ्लोटिंग, जो हम कभी किसी जगह पे लगा देते हैं, कभी किसी स्थान पे शिफ्ट कर देते हैं उनको। और उनसे कोई 15,500 के करीब लड़के लड़कियां भी बल्कि हैं जो आर्मी, फिर ये वो यूनिफॉर्म फोर्सेस जैसे मैं कह रहा हूँ उनमें आज नौकरी कर रहे हैं। उतनी नफरी होगी जो भर्ती नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गाँवों में, पहाड़ में वो कोई ना कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो
अपने अपने गाँव में जाकर के वो छोटे छोटे ना 5-10 साल के बच्चों को, 4 बच्चों को डिशुम डिशुम सिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ ट्रेनिंग कर रखी है। तो वो एक वो रिवर्स सी जो प्रोसेस होती है कि ऊपर रह कर के भी आप कुछ योगदान दे रहे हो, तो वो बच्चे अभी उस कैपेबिलिटी में आ रखे हैं। सर, उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं? पलायन, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार? ये सारी की सारी आपस में भाई बहन है, बस ये हैं खाली वो शकुनी मामा वाले भाई बहन हैं ये सारे के सारे, चाहे वो पलायन हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार। पलायन तो खैर नहीं, पर बेरोजगारी भ्रष्टाचार तो बिल्कुल आपस में बिल्कुल रिलेटेड है। मैं जो समझता हूँ कि उत्तराखंड के जो किसी भी जगह का जो फ्यूचर है वो तो यूथ होता है हमेशा। उत्तराखंड के यूथ में तो मतलब वो बंडल ऑफ एनर्जी है, बस खाली उसे दिशा देने की ज़रूरत है। अगर आप उसको सही दिशा दोगे तो वो सारे के सारे कलाम साहब बनने वाली दिशा वाले हैं। बहुत ज़्यादा सही दिशा नहीं दोगे तो 2-4 उनमें से कहीं दाऊद इब्राहिम बन जाते हैं। और इनके अंदर तो ये खासियत होती है कि बचपन से ही ना ये, क्योंकि डिफ़िकल्टी में, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में बढ़ रहे हैं, वहीं पढ़ाई होती है, घर की जो ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरा करते हैं। तो एक मुश्किल हालात में जो भी बड़ा होगा उसकी एक अच्छी कैरेक्टर बिल्डिंग तो वैसी होती है। वैसी वो घर में भगवान को याद करना, सही तरीके से समय पे पहुंचना जगह पे, जो डिसिप्लिन आता है। अगर आप अपने आप ही चैलेंजेस के बीच में बढ़ रहे हो तो आप दूसरे के खिलाफ भी ना कोई नेगेटिव नहीं, बल्कि उसकी मदद की भावना जो होती है वो सब चीज़ें सीखते हो। तो उत्तराखंड की कमियां तो छोड़ते हैं हम, उत्तराखंड की स्ट्रेंथ ये है कि रीढ़ की हड्डी हैं ये देश की रीढ़ की हड्डी हैं। यही एक वो स्थान है जहाँ पे कि 4 धाम है। यही एक स्थान है जहाँ पे कि 2 रेजिमेंट हैं इंडियन आर्मी की, गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट। तो यहाँ की ये खासियत है, इन खासियतों को हमें देखना चाहिए, आगे कैसे बढ़ाएं। अपने आप भ्रष्टाचार भी डाउन होगा, अपने आप माइग्रेशन की जो प्रोसेस है वो उल्टा लोग माइग्रेट करके पहाड़ में जाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अपने आप ही जैसे बोलते हैं कि हिमालय में एक आपको अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी है दुनिया भर के लोगों को, कि वो जब ऊपर जाते हैं तो हवा की आवाज़, नदी की आवाज़, वो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ देख करके ही आपको ना सुकून मिलता है। आप ठीक हो जाते हैं, बीमार हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। वो सब चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी फिर तो। सर, यदि उत्तराखंड में नेतृत्व की बात करें, ये जिम्मेदारी आपको दी जाती है, तो प्रमुखता पर कौन से ऐसे कार्य हैं जहां पर आपका फोकस है? देखो, नेतृत्व की बात तो, क्योंकि अब हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत सारे लोग सुनेंगे भी, तो उसको सीधा लिया जाता है। नेतृत्व का मतलब होता है राजनीतिक नेतृत्व। राजनीतिक नेतृत्व को अगर अलग रखें तो हम भी कोई ना कोई नेतृत्व कर ही रहे हैं। हर किसी को अपने अपने फील्ड में करना है। कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई फौज में जा रखा है, कोई दुकानदारी कर रहा है। वो सबके नेतृत्व एक अच्छे तरीके से करने चाहिए। लेकिन प्राइमरी जो किसी को भी देखना चाहिए उत्तराखंड में, वो है हमारी जो नेचुरल रिसोर्स है हिमालय। ये किसी के पास नहीं हो सकता है। पढ़ाई के तरीके कहीं पे भी इम्प्रूव करे जा सकते हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करा जाता है, रोड बनाना, स्कूल बनाना, और तरीके की नौकरी या और तरीके के एंटरटेनमेंट के जो जरिए हैं, वो सब जगह हो सकते हैं। पर नेचुरली हिमालय का सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो हमारे पास ही है। और अगर ये रिसोर्स हमारे पास है तो इसको हमें कैसे रेवेन्यू जनरेशन मॉडल, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट हो, जिसमें कि यहाँ की जो रिसोर्सेज हैं वो नेचुरली, जो बोलते हैं कि प्रकृति को नुकसान करे बगैर और बेहतर बना सकें, वो हमें ज़रूर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमेशा ही, जैसे उदाहरण दूंगा कि स्कूल जो है ना, अब देहरादून के स्कूल मतलब काफ़ी समय से काफ़ी फेमस हैं, पर उससे पहले तो देहरादून के स्कूल वाले पढ़ने के लिए या अच्छे इन्वायरमेंट को समझने के लिए पहाड़ों में जाते थे। तो पहाड़ों में मतलब जो एक शक्तियाँ हैं, उन चीज़ों को इस्तेमाल करके हमें आगे लेके चलना चाहिए। सर, प्रदेश के युवाओं की बात करें तो आपके द्वारा दिया जाने वाला जीवन मंत्र क्या है? उत्तराखंड के जो युवा हैं वो वाकई में एक अपने आप
एक मेहनत करके अपने आप ही चीज़ों को डिलीवर करने की काबिलियत रखते हैं। आज मेरे को लगता है युवा थोड़े से अनस्टेबल हो रखे हैं। युवाओं को थोड़ा सा ये लगता है कि शायद भविष्य में क्या होगा, लेकिन अगर खाली रोजगार के नाम पे नौकरी ही हो, जैसे उसको छोड़ करके अगर ये जो हमारे पुराने तरीके होते थे पहाड़ में, उन चीज़ों को लेके चला जाए तो मेरे को लगता है कि उनको अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के चलना चाहिए। और उत्तराखंड ही नहीं, वो तो बल्कि आसपास के युवाओं को भी यहाँ पे फिर हम एडजस्ट करने की कोई ना कोई क्षमताएं नौकरी दे करके बना सकते हैं। सर, उत्तराखंड राजनीति की बात करें तो अनुशासन और ईमानदारी की कमी दिखाई पड़ती है। बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती है। जब तक तो एक इंसान समाज का हिस्सा है तो बड़ा अच्छा दिखता है, फिर वो ना समाज में औरों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके अंदर वो लीडरशिप देखी जाती है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं सब लोग और उसको किसी भी लेवल पे कहीं ना कहीं अपना अच्छा वेल विशर ले करके आगे वो करते हैं। आगे जा कर के ना एकदम से वो पता नहीं क्यों भटक जाता है, और जब वो भटक जाता है तो फिर उसके बाद में शुरू होता है लोगों का उस पर मिसट्रस्ट और करप्शन का ब्रीडिंग ग्राउंड। और जब करप्शन का ब्रीडिंग ग्राउंड जब वो शुरू होता है तो तब हमें कहीं ना कहीं दिखता है कि रात को यहाँ पे देहरादून की सड़कों से ज़्यादा, जिसमें चलने में गड्ढों में पाँव मुड़ जाते हैं, पहाड़ में चलना आसान है और यहाँ की सड़कों पे चलना मुश्किल है। तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। 25 वर्ष हो गए उत्तराखंड को बने हुए, अपनी शैशव अवस्था को पार कर युवा अवस्था में आ चुका है उत्तराखंड। अभी तक इन समस्याओं से जूझ रहा है, किस तरह से आगे देखा जा रहा है? अगर उत्तराखंड के जो रिसोर्सेज हैं, ये हिमालय जो हमको रिसोर्सेज देता है, जैसे ऊर्जा प्रदेश, मतलब ऊर्जा तो यहाँ पे कोई शक नहीं है बहुत अच्छी पैदा होती है, ऊर्जा से रेवेन्यू भी बहुत अच्छा आता है। अगर यहाँ पे इतना जो टूरिज़्म का स्कोप है, टूरिज़्म में खाली ये नहीं है कि पहाड़ चढ़ गए, रिलीजियस टूरिज़्म अलग है, एडवेंचर टूरिज़्म अलग है, एस्ट्रो टूरिज़्म अलग है, बल्कि किसी भी प्रकार के स्कोप यहाँ पे जो हैं उन सबको अगर सही तरीके से दिशा दे करके चला जाए तो हमें लगता है कि ये छोटा सा जो हिमालय का हिस्सा जो उत्तराखंड ऑक्यूपाई कर रहा है ना, ये अपने आप ही और जगहों के लिए भी एक मॉडल बनेगा। सर, उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहना कितना उचित मानते हैं इसको आप? सरकारी नौकरियों में भी निर्भर रहना चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरियों से ज़्यादा अगर हम अपनी एजुकेशन के तरीके में ये सिखाना शुरू कर दें कि और बहुत सारे स्कोप हैं रोजगार के, अपने आप हुनर लेकर के, तो मेरे को लगता है कि ये जो बेरोजगारी है ना, ये बेरोजगारी अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगी एक अच्छे पॉजिटिव माहौल को बनाने में। किसी भी प्रदेश और देश के निर्माण के लिए उसमें युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। युवाओं के लिए क्या संदेश है कर्नल अजय कोठियाल का? युवाओं के लिए हमारा संदेश तो बड़ा सिंपल सा है कि हम किस्मत वाले हैं कि हिमालय के इस बेल्टेड जो पूरी बेल्ट है ऊपर, और जो हमारे जो जिसे बोलते हैं घर का सामने बरांडा, ये जो प्लेन्स जो इलाके हो गए, हम ना यहाँ के रहने वाले लोग हैं। हम बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज के बीच में हमारे पूर्वज और उसके बाद में हम धीरे धीरे करके आगे बढ़े हैं। हमें कहीं ना कहीं भटकना नहीं है, हमें अपनी मेहनत के साथ में आगे लेकर के चलना है। और जैसे पहले होता था कि उत्तराखंड फेमस होता था खाली सेनाओं में जाने के लिए, उस प्रकार से उत्तराखंड को आगे हमें लेकर के चलना चाहिए। सर, पूर्व की भांति क्या वर्तमान में भी उत्तराखंड के युवाओं में सेना में जाने को लेकर आज भी वही जुनून है? जुनून है। बीच में थोड़ा सा ना ये आया जब अग्निवीर भर्ती का जो एक मेथड जो आया, उससे अभी कुछ लोगों के अंदर डाउट्स आए, शायद क्लैरिटी नहीं है पूरी कि अग्निवीर का स्कोप आगे किस प्रकार से चला जा रहा है। अग्निवीर एक ट्रायल मॉडल जैसे बना, और उसमें ना अभी जैसे चल रहा है कि 100 लोग अगर भर्ती होंगे तो 25 को रिटेन करा जाएगा, 75% को वापस सोसाइटी में भेजा जाएगा। जिनको सोसाइटी में भेजा जाएगा उनके लिए भी कहीं ना कुछ तरीके कैसे बनाएगी सरकार
रिस्पेक्टिव केंद्र सरकार या स्टेट की, वो ना कहीं क्लैरिटी पूरे तरीके से नहीं है। और साथ में कुछ चेंजेस अभी 1.5 साल के करीब बचा हुआ है। जी जो पहले जो अग्निवीर का जो बैच गया था ना, अब वो जो रिटायर होकर के आएगा 4 साल टेन्योर पूरा करके, अभी 1.5 साल का करीब टाइम बचा हुआ है। तो किस टाइप से अभी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो उस पॉलिसी में इम्प्रूवमेंट लेके आ रही है, ज़रूरत को देखते हुए, फीडबैक को देखते हुए, कि 25% का 57 या 58% जो मैं सुन रहा हूँ मेरे जो कोर्समेट्स अभी उस सीनियरिटी में आर्मी में उनसे, वो जब लेकर के आ रही है, और कैसे अभी जब वो आएंगे तो उनको रिटेन करा जाएगा सिस्टम में, वो एक बार लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो अग्निवीर तो एक बहुत पॉजिटिव सी चीज़ बन सकती है। उत्तराखंड इसमें बहुत ज़्यादा आगे स्टेप लेकर के चल रहा है। जो हमारे सीएम हैं खुद ही एक सैनिक पुत्र हैं, तो उन्होंने तो कई जगह डिस्कशन करवाए, जैसे रेजिमेंटल सेंटर हैं उनसे इनपुट्स ली, और उसके बाद में फिर 10% का एक जो प्रोसेस उन्होंने कोशिश करी है कि हमारे पुराने एग्जिस्ट जो कोटा कर रहे हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, उसके अलावा 10% को कैसे रिटेन करा जाएगा। तो ये अभी उनकी घोषणा भी हो गई है और ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए तरीके बनाने के जो प्रक्रिया होती है वो भी शुरू हो रखी है। सर, तो मेरे को लगता है कि इस तरीके से अपने आप ही ये जो ट्रेंड मैन पावर वापस आएगी, इसका सही एब्जॉर्प्शन, इसका रिटेंशन सोसाइटी में, और सोसाइटी का अपब्रिंगिंग अपने आप सही होगा। सर, अंत में एक प्रश्न और है। उत्तराखंड की राजनीति से अलग हटकर बात करें तो उत्तराखंड के हित में राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए या देहरादून ही उपयुक्त स्थान है? उत्तराखंड के हित में तो राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। गैरसैंण जब पहाड़ी क्षेत्र बना तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि गैरसैंण एक ऐसी जगह है जहाँ से जब मूवमेंट ऊपर को होता है तो ऑब्वियसली सारे के सारे ना एक जो प्रोसेस होती हैं पहाड़ों के डेवलप होने की, देहरादून में हाई डेंसिटी जो बढ़ रही है उसको रिड्यूस करने की, एजुकेशन के सिस्टम्स को ऊपर ले जाने की, और दूसरा गढ़वाल और कुमाऊं का जो एक सेंटर है दोनों के बीच में, वो ना प्योर तरीके से गैरसैंण ही बनता है। अब गैरसैंण की राजधानी का मतलब इट्स नॉट ओनली गैरसैंण। अगर गैरसैंण राजधानी जाती है तो आप ये लगाइए, एक गैरसैंण एक सेंटर हो गया, और उसके ना 40 किलोमीटर का ऐसे आपने अगर एक आर्क बनाया, उतने 40 किलोमीटर में तो हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने ऑफिसेज, डिपार्टमेंट्स, वो सभी सेट करने पड़ेंगे। अगर 40 किलोमीटर का ये आर्क बनता है, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं कि गैरसैंण में हो गया सचिवालय, अब सचिवालय के साथ में लेकिन PWD ने भी जाना है, उसका भी हेडक्वार्टर होगा, इरिगेशन ने भी जाना है, बिजली विभाग ने भी जाना है, हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ने भी जाना है, सबको ऊपर जाना पड़ेगा, देहरादून तो रहेगा नहीं कोई। तो वो सारे के सारे खाली गैरसैंण में नहीं हो सकते। वो जब 30-40 किलोमीटर में फैलेंगे तो आधा उत्तराखंड तो वैसे ही प्रॉस्पेरस हो जाएगा। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सरकार क्या इस स्थिति में है कि उसको डेवलप कर ले? नहीं, सरकार स्थिति में, जब उत्तराखंड बनाया है तो फिर अपने आप ही स्थिति में आएगी। अभी तक यही तो एक वो चल रही है कि देहरादून तो अभी भी नाम पे तो एडहॉक ही चल रहा है ना। बस खाली ये है कि जो भी सरकार हो, प्रेजेंट सरकार भी और आने वाले उसमें इस डिसीजन को स्ट्रांगली अप्लाई करने की ज़रूरत है। जो मेरे को दिखता है कि बहुत इसमें ना शुरू में जिस प्रकार से टेम्परेरी ऊपर कंस्ट्रक्शन होता, मान लो गैरसैंण में कुछ टेम्परेरी ये जो अपने ऑफिसेज डिपार्टमेंट्स जाते, तो वो भी ना एक प्रोसेस लेते। अभी मैं देखता हूँ कि कोशिश तो हो रही है कि ऊपर मीटिंग करी जा रही है, ऊपर ये जो हमारी सभाएं होती हैं वो चल रही हैं, उनके साथ साथ हमें लेकिन प्रोसेस को और बढ़ाने की ज़रूरत है। जी, उदय प्रभात को समय देने के लिए कर्नल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक नए चेहरे के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। जब तक के साथ लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज़।